दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक और शानदार तेलुगु सीरीज को लेकर जिसका नाम है श्रीमती और इसकी IMDb रेटिंग है 7.2। तो चलिए बिना कोई स्पॉइलर दिए शुरू करते हैं ये गजब की एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे आई एक्सप्लेन कोरियन ड्रामा चैनल पर भी विजिट जरूर करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहानी की शुरुआत गोदावरी नदी के किनारे बसे एक छोटे से गाँव रामा राजू लंका से होती है। इस गाँव में एक बहुत बड़ी हवेली जैसा एक घर होता है, जिसके मुखिया का नाम होता है प्रभाकर राव, जो फिलहाल काफी बुजुर्ग हो चुके होते हैं। यहाँ घर में पूजा का माहौल चल रहा होता है और पूरा परिवार उसके लिए इकट्ठा होता है। ये एक बड़ी जॉइंट फैमिली है जिसमें प्रभाकर राव के 2 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम विश्वेश्वर राव और उसकी पत्नी का नाम है देविका और उनकी 2 बेटियां हैं श्रीमती और कल्याणी। वहीं छोटे बेटे का नाम केशव है और उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी और उनके 2 जुड़वा बेटे हैं फनी और मनी। अब पूजा के दौरान फनी और मनी रूबिक्स क्यूब खेल रहे होते हैं। तभी उनके पिता केशव हंसते हुए उनसे शर्त लगाते हैं कि तुम दोनों इस रूबिक्स क्यूब को कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आधे घंटे के अंदर इसे पूरा कर लिया तो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। यहाँ लक्ष्मी हमेशा केशव से कहती है कि मेरे दोनों बेटों को बुद्धू मत समझो। वहीं दोनों भाई 10 रुपए के लिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लग जाते हैं और थोड़ी देर के बाद दोनों अपने खुराफाती दिमाग से क्यूब को तोड़कर उसके सारे रंग अलग अलग करके जोड़ देते हैं और उसे ले जाकर अपने पिता को दिखाते हैं। ये देखकर केशव हैरान रह जाता है कि इतने कम समय में इन्होंने इसे कैसे सॉल्व कर लिया, लेकिन शर्त हारने की वजह से वो उन्हें 10 रुपए दे देता है। इसी बीच प्रभाकर राव की बड़ी पोती श्रीमती उनके पास आती है। दादाजी भावुक होकर कहते हैं कि बेटा, ये घर मेरे पिताजी ने बनवाया था। उनकी याद में ही हर साल ये पूजा करवाता हूँ ताकि परिवार हमेशा हंसी खुशी एकजुट रहे। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम सब लोग हमेशा मिलकर इसी घर में रहना। यहाँ प्रभाकर राव अपनी पोती श्रीमती से वादा करवाते हैं, बेटा मुझसे वादा करो कि इस घर को कोई भी कभी नहीं बेचेगा और ना कोई इस घर से जुदा होगा। श्रीमती अपने दादाजी से वादा करती है। इसके बाद घर में पूजा शुरू हो जाती है। गांव के बहुत से लोग वहां इकट्ठा होते हैं क्योंकि प्रभाकर राव इलाके के एक बड़े जमींदार माने जाते हैं। इसके बाद कहानी 20 साल आगे बढ़ जाती है। इन 20 सालों में बहुत कुछ बदल चुका होता है। हमें पता चलता है कि प्रभाकर राव की मौत हो चुकी है। उनका बड़ा बेटा विश्वेश्वर राव बहुत कर्ज में डूबकर अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं भाग गया होता है। उधर छोटा बेटा केशव भी अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में जाकर बस गया है और साथ ही अपने बाप दादाओं के इस पुश्तैनी घर पर कब्जा करने के लिए केस भी डाल चुका होता है। विश्वेश्वर राव के जाने के बाद उसकी पत्नी देविका किसी तरह से गुजारा कर रही होती है। वो गांव के कार्यक्रमों और कामों के लिए खाने पीने का सामान बनाकर देती है और उसी से थोड़े पैसे कमा पाती है। इन्हीं पैसों से वो अपनी बेटियों को पढ़ाती लिखाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि देविका सुबह नींद से उठकर अपनी सास से शिकायत करती है कि गाँव की सारी लड़कियां शादीशुदा हो गई। हमारी बेटी श्रीमती 30 साल की हो चुकी है। कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए लेकिन उसने सब ठुकरा दिए। उसे तो बस उस घर की पड़ी है। इस पर उसकी सास कहती है, तो करे क्या वो? क्या पुश्तैनी घर को ऐसे ही छोड़ दे? वो अपने तरीके से कोशिश कर रही है। इस तरह वो देविका को समझाने की कोशिश करती है। अब सीन बदलता है और श्रीमती को दिखाया जाता है वो मंदिर में पूजा कर रही होती है ताकि अपने घर का कोर्ट केस वो जीत सके। दूसरे सीन में केशव की फैमिली को दिखाया जाता है। अब वो लोग अपने पुश्तैनी घर से दूर दूसरे शहर में रहते हैं, लेकिन केशव ने ही उस घर को पाने के लिए केस किया है। केशव के जुड़वा बेटे फनी और मनी अब बड़े हो चुके हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि खुद उनका बाप भी उन्हें पहचान नहीं पाता कि कौन फनी है और कौन मनी। दोनों ने मिलकर कई सारे बिजनेस शुरू किए, लेकिन सब में नुकसान ही हुआ। इसके बावजूद उनकी माँ हमेशा अपने बेटों का बचाव करती रहती। वो कहती है, मेरे दोनों बेटे बहुत चालाक हैं, बेवकूफ नहीं, बस इन्हें एक और मौका दीजिए। इस पर केशव गुस्से में कहता है, चालाक, अभी दिखाता हूँ तुम्हारे दोनों बेटों की अक्ल। वो उनके सामने एक 2000 रुपए का नोट और 2 500 के नोट रखकर पूछता है, बताओ इनमें से कौन से पैसे लोगे? फनी और मनी बिना सोचे 2000 रुपए छोड़कर 500 रुपए उठा लेते हैं और आपस में बांट लेते हैं। ये देखकर केशव हंसते हुए कहता है, देखा, यही है तुम्हारे दोनों चालाक बेटे। इस तरफ गांव में ब्याज पर पैसे देने वाला श्रीनिवास राव देविका के घर आता है और अपनी बहू बनाने के लिए श्रीमती का हाथ मांगता है। दरअसल उसका बेटा पहले ही तलाकशुदा होता है, इसलिए ये रिश्ता देविका और उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो हर बार की तरह इस रिश्ते को भी ठुकराकर श्रीनिवास राव को जलील करके वहाँ से वापस भेज देती है। श्रीमती की फैमिली इस समय श्रीराम नाम के व्यक्ति के घर में किराएदार की तरह रहती है। श्रीराम के दिल में श्रीमती के लिए बहुत प्यार है, लेकिन उसने कभी अपने मन की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। उसकी बहन वल्ली ये राज जानती है और हमेशा अपने भाई से कहती रहती है कि भैया देर मत करो, जल्दी से श्रीमती को अपने दिल की बात बता दो।
तभी एक दिन श्रीमती और उसकी बहन कल्याणी खाने पीने का सामान पैक करके एक शादी वाले घर में डिलीवर करने जाती हैं, क्योंकि वो यही काम करती हैं। जब श्रीमती सामान लेकर अंदर जाती है तो वहाँ एक बूढ़ी औरत उससे कहती है, तुमसे छोटी लड़की की शादी हो रही है, तुम्हारी शादी कब होगी? इस पर श्रीमती तीखे लहजे में जवाब देती है, तुमसे छोटी उम्र की एक बुढ़िया 4 दिन पहले मर गई, तुम कब मरोगी? अब बात वहीं खत्म करके श्रीमती वापस अपने काम पर लौट आती है। दरअसल उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है और अब एक छोटे से होटल में कम सैलरी पर नौकरी करती है। वो अक्सर अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की मांग करती है, लेकिन उसका बॉस उसकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कभी तैयार नहीं होता। इसी दौरान होटल का एक वेटर ताताजी श्रीमती के पास आता है और कहता है कि मैडम, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ, शहर के एक बार में मुझे काम मिल गया है, वहाँ की टिप यहाँ की सैलरी से कहीं ज्यादा है। इतना कहकर ताताजी अपनी नौकरी छोड़ देता है। खैर, अपना काम खत्म करने के बाद श्रीमती कोर्ट के पास पहुँचती है। तभी वहाँ उसका चाचा केशव और उसका वकील उससे मिलने आते हैं। केशव कहता है, जब मैं हमारे घर की तलाशी ले रहा था तो मुझे पिताजी का वसीयतनामा मिला। देखो, इसमें साफ लिखा है कि वो घर मेरे नाम पर है। ये सुनकर और कागज देखकर श्रीमती हैरान रह जाती है। कोर्ट की सुनवाई में भी यही डॉक्यूमेंट जज के सामने पेश किए जाते हैं। जज कागजात की जांच करने के बाद फैसला सुनाते हैं कि वसीयतनामे के अनुसार ये घर केशव का है, लेकिन चूंकि श्रीमती के पिता इस गांव में मौजूद नहीं है और उनका पता नहीं है, इसलिए श्रीमती को अधिकार है कि वो चाहे तो ये घर खरीद सकती है। इसके लिए उसे 38 लाख रुपए केशव को चुकाने होंगे। रकम चुकाने के लिए उसे 6 महीने का समय दिया जाता है। अगर 6 महीनों के अंदर वो पैसा नहीं जुटा पाती तो घर कानूनी तौर पर केशव का हो जाएगा और घर की बिक्री का 12% श्रीमती की फैमिली को मिल जाएगा। ये फैसला सुनाकर जज चले जाते हैं। वहीं बाहर आते ही केशव अपने वकील पर भड़क जाता है कि 2 करोड़ के घर को तुमने 38 लाख रुपए क्यों लिखा? मैंने तो किसी और से पहले ही 38 लाख रुपए एडवांस ले रखा है। वकील शांति से जवाब देता है, अगर मैं कागजात में 2 करोड़ रुपए लिखता तो उसका 12% श्रीमती को भी देना पड़ता, इसलिए मैंने 38 लाख लिखा। क्या श्रीमती 6 महीनों के अंदर 38 लाख रुपए जुटा पाएगी? आप मानकर चलिए कि वो घर आपका ही है, बस आपको उसे 4 लाख रुपए देना बाकी रहेगा। अब श्रीमती घर लौटते वक्त पूरे रास्ते यही सोचती रहती है कि आखिर 6 महीनों में 38 लाख रुपए कैसे जुटाए जाएंगे। रात होने पर वो अपने घर पर ना जाकर सीधे अपने दादाजी के पुराने घर में आकर अकेले बैठ जाती है। तभी उसे ढूंढते ढूंढते श्रीराम वहाँ पहुँच जाता है। श्रीमती की मायूसी देखकर वो उसे समझाने और हिम्मत देने लगता है। श्रीराम कहता है, श्रीमती, सबसे पहले तुम ये 13,000 रुपए वाली नौकरी छोड़ दो, कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू करो। सोचो, ताजमहल बनाने में सिर्फ 5 महीने लगे थे, फिर तुम 6 महीनों में 38 लाख रुपए क्यों नहीं कमा सकती? श्रीराम की बातें सुनकर श्रीमती को सच में हौसला मिलता है। वो अपने घर लौटकर सबको इकट्ठा करती है और एक बड़ा फैसला सुनाती है कि मैं हमारे गांव में एक बार खोलूंगी। ये सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें कुछ साल पहले की बात दिखाई जाती है, जब प्रभाकर राव की मौत हो चुकी थी और विश्वेश्वर राव घर छोड़कर भाग गया था। उस समय केशव अपनी माँ के पास आकर कहता है कि माँ, मैं दोनों परिवारों का बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं अपनी फैमिली के साथ शहर चला जाऊंगा। पापा ने कोई वसीयतनामा नहीं लिखा, इसलिए मैं ये घर बेचकर भाई के कर्ज को चुका दूंगा। इसके बाद केशव सचमुच में अपनी फैमिली के साथ शहर चला जाता है। मजबूरी में देविका अपने बच्चों को लेकर उस पुश्तैनी घर से निकलकर किराए के घर में रहने लगती है। गुजारा करने के लिए वो खाने पीने का सामान बनाकर बेचती है और धीरे धीरे अपने बच्चों की परवरिश करती रहती है। अब सीन दोबारा प्रेजेंट डे पर आता है। श्रीमती का पूरा परिवार उसे समझाने लगता है कि वो बार खोलने का ख्याल छोड़ दे, लेकिन श्रीमती किसी की भी बात नहीं मानती। थोड़ी देर के बाद श्रीराम भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम किसी और बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं, बाहर का आइडिया अच्छा नहीं है। लेकिन श्रीमती उल्टा श्रीराम को ही समझाने लगती है, हमारे गांव के लोग दारू पीने के लिए दूसरे गांव क्यों जाते हैं? अगर हमारे गांव में ही बार होगा तो बाकी गांव के लोग भी यहीं आएंगे, यही बिजनेस सबसे सही रहेगा। इसके बाद वो श्रीराम को अपने साथ शहर के एक बार में लेकर जाती है। वहाँ उसकी नजर ताताजी पर पड़ती है, जो पहले उसी होटल में वेटर का काम करता था जहाँ श्रीमती नौकरी करती थी। श्रीमती पूछती है, ताताजी, यहाँ बिजनेस कैसा चल रहा है? ताताजी मुस्कुराकर जवाब देता है, अरे मैडम, यहाँ तो बिजनेस बहुत मस्त है, सिर्फ टिप से ही मैं अपनी बाइक खरीदने वाला हूँ। उसी बार में अचानक श्रीमती का क्लासमेट दरा बाबू नजर आता है। वो कहता है, ये बार मेरा ही है। यहाँ श्रीमती बिना उस पर कोई ध्यान दिए उसे इग्नोर करके वापस निकल जाती है। रास्ते में वो श्रीराम से कहती है, मैं बैंक से लोन लेकर बार शुरू करूंगी। वहीं घर पहुंचने पर श्रीराम की बहन वल्ली अपने भाई से कहती है कि भैया, अभी थोड़ी देर पहले आंटी ने एक बात कही
अगर तुम श्रीमती से छोटे ना होते तो वो अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ ही कर देती। मतलब आंटी को दिक्कत सिर्फ तुम्हारी उम्र से है, तुमसे नहीं। लेकिन बाद में उन्हें भी हम मना लेंगे। अगले दिन श्रीमती अलग अलग बैंक्स में जाकर लोन के लिए कोशिश करती है, लेकिन उसके बिजनेस प्लान को देखकर ज्यादातर बैंक मना कर देते हैं। कुछ बैंक्स उससे सिक्योरिटी की भी मांग करते हैं, लेकिन बेचारी श्रीमती के पास रखने के लिए कुछ नहीं होता। आखिरकार मजबूरी में वो ब्याज का काम करने वाले श्रीनिवास राव के घर पहुंचती है। यहाँ श्रीनिवास राव हंसते हुए कहता है, अरे बेटी, तुम्हें कोई सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं सब दे दूंगा, बस शर्त यह है कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। लेकिन श्रीमती को उसका बेटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो वहाँ से निकलने लगती है। तभी श्रीनिवास राव का बेटा उसके पीछे पड़ जाता है और जबरदस्ती शादी के लिए दबाव डालता है। गुस्से में श्रीमती उसे चप्पल से मारने की धमकी देती है और वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर श्रीमती अपनी माँ देविका से कहती है कि माँ, मुझे अपना सोना दे दो, मैं उसे गिरवी रखकर पैसे ले आऊंगी। 6 महीनों के बाद वो सोना तुम्हें लौटा दूंगी और 1 साल बाद आपकी मर्जी से उसी लड़के से शादी भी कर लूंगी जिसे आप पसंद करोगी। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं कि श्रीमती शादी के लिए तैयार हो गई। खुशी के मारे देविका तुरंत अपने गहने उसे दे देती है। उसकी बहन कल्याणी भी अपने गहने श्रीमती को थमा देती है। इसके बाद कहानी एक फ्लैशबैक में चली जाती है। उस समय श्रीमती स्कूल में पढ़ाई कर रही होती है। वहीं अभिनव नाम का एक लड़का उससे बहुत प्यार करता है और श्रीमती भी उसे पसंद करती है। लेकिन श्रीमती की माँ देविका को उनकी ये दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। अभिनव का सपना था कि वो बड़ा होकर पायलट बने, इसलिए 10वीं कक्षा पूरी करने के बाद वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरे शहर चला जाता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। देविका अभी से ही श्रीमती के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है। श्रीमती ने तो वादा किया था कि वो 1 साल बाद शादी करेगी। तो ये बात जानने के बाद वल्ली सीधा अपने भाई श्रीराम के पास आकर कहती है, आंटी श्रीमती के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता ला रही हैं। लड़कों की फोटो दिखाकर उनकी प्रॉपर्टी भी बता रही हैं। तो भैया अब तो तुम श्रीमती को प्रपोज कर दो। लेकिन बेचारा श्रीराम डरता ही रहता है। वो सोचने लगता है कि अगर मैंने प्रपोज किया तो श्रीमती क्या सोचेगी। इसी वजह से वो कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसी दौरान कल्याणी की मुलाकात संतोष नाम के एक कैमरामैन से होती है। दूसरी तरफ श्रीमती अपने बार का लाइसेंस लेने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचती है। अब यहाँ पर कुछ फनी सीन चलते हैं। थोड़ी बहुत रिश्वत देकर वो आखिरकार ताजमहल बार एंड रेस्टोरेंट नाम से एक लाइसेंस हासिल कर लेती है। फाइनली जब श्रीमती बोट से वापस अपने घर लौट रही होती है तो उसी बोट में एक अजनबी उसे लगातार घूरता रहता है। देखने से लगता है कि वो शहर से आया है। बोट से उतरने के बाद श्रीमती गुस्से से उसे गालियां देने लगती है। तभी वो शख्स अपना नाम बताता है कि अरे श्री, मैं हूँ अभिनव, तुम्हारा बचपन का क्लासमेट, और अब मैं साउथ अफ्रीका की एयरलाइंस में पायलट हूँ। ये सुनकर श्रीमती हैरान हो जाती है और कहती है कि कल हम कॉफी पर मिलते हैं। असल में अभिनव यहाँ अपने दादाजी को अपने साथ साउथ अफ्रीका ले जाने के लिए आया था, लेकिन उसके दादाजी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होते। तो अभिनव सोचता है कि कुछ दिन यहीं रुककर उन्हें मनाने की कोशिश करेगा। उसी दौरान दादाजी अभिनव से पूछते हैं, कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? अभिनव हंसते हुए जवाब देता है, हाँ 2 गर्लफ्रेंड्स थी, लेकिन बात नहीं बनी। उसी रात श्रीमती किसी अनजान आदमी से फोन पर बात कर रही होती है और कहती है, तुम घर के बाहर रहो, मैं आ रही हूँ। उसकी फैमिली ये सब सुन लेती है और सोचने लगती है कि आखिर इतनी रात को श्रीमती किससे बात कर रही है। इसके बाद श्रीमती चोरी चुपके अपने घर से बाहर निकलती है और एक आदमी की बाइक पर बैठकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर उसकी फैमिली सोच में पड़ जाती है कि आखिर श्रीमती का बॉयफ्रेंड कौन है। अगर हमें बता देती तो हम उसकी शादी करवा देते। इतना छुप छुप कर मिलने की क्या जरूरत है। असल में श्रीमती किसी पियक्कड़ आदमी के साथ कब्रिस्तान पर जाती है, क्योंकि इस गांव के सारे मर्द वहीं बैठकर शराब पीते हैं। वहां पहुंचकर श्रीमती सभी मर्दों को इकट्ठा करती है और उनसे कहती है, मैं हमारे गांव में बार खोलना चाहती हूँ। आप लोगों को कैसी कैसी सुविधा चाहिए, कौन कौन सी दारू चाहिए। इस तरह सबको समझाकर और उनका सपोर्ट लेकर वो वापस उसी पियक्कड़ आदमी के साथ अपने घर लौट आती है। घर पर उसकी फैमिली बेचैनी से श्रीमती का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो उस आदमी को देखते हैं तो कल्याणी, उसकी माँ और उसकी दादी सब शॉक्ड रह जाते हैं। वहीं श्रीमती की माँ तो अपने दिमाग में अलग ही सीन इमेजिन करने लगती है। अगर श्रीमती की शादी इस पियक्कड़ से हो गई तो शादी के वक्त इसके हाथ में दूध की जगह दारू का ग्लास होगा। छी छी छी, यही लड़का मिला था मेरी बेटी को। खैर, अब अगले दिन श्रीमती अभिनव से मिलने जाती है। मुलाकात के दौरान अभिनव उसे अपने बारे में बताता है कि मैं यहाँ अपने दादाजी को वापस साउथ अफ्रीका ले जाने आया हूँ, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। फिर वो श्रीमती से पूछता है कि तुम बताओ आजकल क्या कर रही हो, तुम्हारी शादी हो गई? इस पर श्रीमती भी अपनी कहानी बताने लगती है कि उसने अभी तक शादी नहीं की और बहुत ही जल्द एक बार एंड रेस्टोरेंट खोलने वाली है।
दूसरी तरफ वही आदमी जिसने केशव को घर के लिए एडवांस पैसे दिए थे, वो केशव के पास आता है और बार बार घर के बारे में पूछता रहता है। वो कहता है, देखो अब तो श्रीमती बार खोलने का सोच रही है, अगर ऐसा हुआ तो घर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, मेरा एडवांस मुझे वापस दे दो। लेकिन केशव बार बार उस आदमी को समझाने की कोशिश करता है और टालम टोल करता रहता है। उधर श्रीमती एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को सिलेक्ट कर लेती है और तय करती है कि यहीं पर वो अपना बार बनाएगी। अब उसके पास लाइसेंस भी है और जगह भी। इसी बीच केशव की पत्नी दोबारा उसके पास आती है और कहती है, हमारे बच्चों को एक और बिजनेस शुरू करना है। तभी केशव वापस से अपने बच्चों के साथ एक गेम खेलना शुरू करता है। वो उनके सामने एक 2000 रुपए का नोट और 2 500 का नोट रखता है और पूछता है कि बताओ तुम इनमें से कौन सा नोट लोगे। बच्चे हंसी मजाक में 2000 का नोट वहीं छोड़ देते हैं और 500 के नोट उठा लेते हैं। खैर, अब अगले दिन केशव के बच्चे फनी और मनी श्रीमती के आइडिया को ही फॉलो करने लगते हैं। यानी वो दोनों भी सोच लेते हैं कि क्यों ना अपने गांव में बार खोलें। अब वो भी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब बार से जुड़े सारे कामों में श्रीमती की मदद अभिनव करता है। अभिनव एक दिन पूछता है, तुमने अपने बार का नाम ताजमहल बार एंड रेस्टोरेंट क्यों रखा? इस पर श्रीमती उसे बताती है कि उस रात श्रीराम ने मुझे मोटिवेट किया था। उसने कहा था कि ताजमहल बनाने में सिर्फ 5 महीने लगे, इसलिए मैंने अपने बार का नाम ताजमहल रखा। अभिनव हंसते हुए कहता है, ताजमहल बनाने में 5 महीने नहीं बल्कि कई साल लगे थे। इसके बाद सीन दोबारा फ्लैशबैक में चला जाता है। जब श्रीमती होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी, तब उसका क्लासमेट दरो बाबू ही सीनियर की तरह उससे रैगिंग करता था। धीरे धीरे हाय हेलो के सिलसिले में दोनों के बीच में थोड़ी दोस्ती भी हो गई थी। आज की डेट में दरो बाबू के पास 4 बार्स चल रहे हैं। प्रेजेंट डे में जब श्रीमती और अभिनव बोट से गांव लौट रहे होते हैं, तो उसी बोट में उनका मैथ्स टीचर भी बैठा हुआ दिखाई देता है। वो दोनों को पहचान लेता है। अभिनव कहता है, मास्टर जी अब मैं पायलट हूँ और बस अपने दादाजी को ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ। फिर मास्टर जी श्रीमती से पूछते हैं कि वो अब क्या कर रही है। श्रीमती कहती है, मास्टर जी मैं तो अपना बार ओपन करना चाहती हूँ। ये सुनकर मास्टर जी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि छी छी छी, ये कैसा बिजनेस है। इस पर अभिनव कहता है, इसमें बुराई ही क्या है मास्टर जी, ये भी तो एक बिजनेस ही है। इसके बाद अभिनव श्रीमती को एक आदमी के पास लेकर जाता है ताकि वो बार खोलने में उसकी मदद कर सके। वो आदमी श्रीमती से पूछता है, क्या तुम मूवीज देखती हो? श्रीमती जवाब देती है कि हाँ, लेकिन सिर्फ नानी की मूवीज देखती हूँ। आदमी कहता है, ठीक है, नानी की 5 फिल्मों के नाम बताओ। जब श्रीमती 5 नाम गिनती है, तो वो आदमी उन नामों को अलग अलग चिट्ठियों पर लिखकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि इनमें से सिर्फ जेंटलमैन वाली चिट्ठी निकालो। श्रीमती हैरान होकर कहती है, ये कैसे हो सकता है, इसमें से तो कोई भी नाम निकल सकता है। आदमी हंसकर कहता है, बिल्कुल सही, बार का लाइसेंस भी तो ऐसे ही मिलता है। जितने लोग अप्लाई करते हैं उतनी चिट्ठियां बनाई जाती हैं और फिर किस्मत के आधार पर जिसकी चिट्ठी निकलती है उसी को लाइसेंस मिलता है। ये सुनकर श्रीमती थोड़ा निराश हो जाती है कि बार का लाइसेंस पूरी तरह से लक का खेल है। फिर भी वो हिम्मत जुटाती है और 1 लाख रुपए देकर एप्लीकेशन डाल ही देती है। उसी क्यू में उसे एक औरत नजर आती है जिसने अपने पूरे परिवार के 4 लोगों के नाम पर अलग अलग एप्लीकेशंस डाली होती हैं। उसने हर एप्लीकेशन के लिए 4-4 लाख रुपए खर्च किए होते हैं। वो औरत कहती है कि अगर लाइसेंस हमें मिलेगा तो ठीक, वरना हमारे पूरे 16 लाख रुपए डूब जाएंगे। दूसरी तरफ श्रीमती की फैमिली अक्सर उसी अभिनव की बातें करती रहती है। उनका मानना होता है कि अभिनव एक अच्छा खासा समझदार लड़का है। अगर दोनों की शादी हो जाती है तो श्रीमती की जिंदगी सेट हो जाएगी। ये सारी बातें वल्ली सुन लेती है और जाकर अपने भाई श्रीराम को बताती है कि भाई, श्रीमती के घर वाले तो उसकी शादी अभिनव से करना चाहते हैं, जल्दी करो वरना श्रीमती तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। अभी से दोनों अच्छे से घूम रहे हैं। अब ये सुनकर बेचारा श्रीराम थोड़ा निराश हो जाता है और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब लाइसेंस की लकी ड्रॉ निकलने का समय आता है। सारे अप्लाई करने वाले लोग जमा होते हैं, लेकिन शॉकिंग बात ये होती है कि लाइसेंस ना तो श्रीमती को मिलता है और ना ही उस औरत को जिसने 4 एप्लीकेशंस डाले थे। श्रीमती ये सुनकर रो पड़ती है। दूसरी तरफ जैसे ही केशव को ये पता चलता है कि श्रीमती को बार का लाइसेंस नहीं मिला तो वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसके दोनों बेटों ने भी एप्लीकेशन डाली थी और उनके भी लाखों रुपए डूब गए। उधर श्रीमती और अभिनव उस औरत के घर जाते हैं जिसे लाइसेंस मिला था। वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइसेंस श्रीमती के नाम ट्रांसफर करवा दे, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि दरो बाबू की माँ है। दरो बाबू कहता है, अब रूल्स बदल गए हैं, पहले लाइसेंस किसी और के नाम पर ट्रांसफर हो जाता था, लेकिन अब सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही मिल सकता है। देखो श्रीमती, मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो बार तुम्हारा होगा, तुम ही उसे रन करोगी।
ये सुनकर श्रीमती बहुत गुस्सा हो जाती है और दरो बाबू को जमकर लबड़ तबड़ करती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह दरो बाबू खुद श्रीमती के घर आता है और माफी मांगते हुए कहता है, कल मुझे तुमसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम चिंता मत करो, लाइसेंस मेरी माँ के नाम पर ही रहेगा, लेकिन बार तुम ही रन करोगी। ये सुनकर श्रीमती और उसका परिवार बहुत खुश हो जाता है कि आखिरकार उसे बार मिल ही गया। वहीं जब ये बात श्रीमती के चाचा को पता चलती है तो वो हैरान रह जाता है। इसके बाद श्रीमती उस पुरानी बिल्डिंग को पूरी तरह से रिनोवेट करवाने लगती है। इसमें उसकी पुरानी सहेली भी साथ देती है जो पहले होटल में उसके साथ काम करती थी। आखिरकार सारे काम करके श्रीमती उस बार को इतना खूबसूरत बना देती है कि उसका इंटीरियर देखकर किसी को भी ये विश्वास नहीं होता कि इस जगह एक बार है। अब बार का ओपनिंग डे आता है, लेकिन उसी समय एक्साइज डिपार्टमेंट वाले अचानक बार पर सील लगा देते हैं। ऑफिसर कहता है, इस एरिया में बार रखना अलाउड नहीं है। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो गाड़ी में हमारे सर बैठे हैं, उनसे जाकर बात करो। जब श्रीमती उस ऑफिसर से मिलने जाती है तो उसे देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि श्रीनिवास होता है। अब सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। कुछ महीने पहले श्रीनिवास और उसका परिवार श्रीमती को देखने उसके घर आए थे, लेकिन उस समय श्रीमती अपने पुश्तैनी घर के केस में बहुत बिजी थी और उसने तय कर लिया था कि जब तक ये केस खत्म नहीं होगा वो शादी नहीं करेगी। इसी वजह से उसने श्रीनिवास का रिश्ता ठुकरा दिया था। वापस प्रेजेंट में श्रीमती श्रीनिवास से कहती है, क्या आपने मुझे शादी से रिजेक्ट करने का बदला लिया है, इसीलिए बार सील किया है? श्रीनिवास शांत स्वर में जवाब देता है, ये बार आपके नाम पर भी नहीं है, हमें तो बस कंप्लेंट मिली थी और हम चेकिंग के लिए आए थे। रूल्स ये हैं कि हाईवे से 500 मीटर के भीतर बार अलाउड नहीं है और यहाँ फ्यूचर में हाईवे बनने वाला है। श्रीमती गुस्से में पूछती है, जब मैंने एप्लीकेशन डाली थी तब ये रूल कहाँ गए थे? श्रीनिवास जवाब देता है, वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो बस रूल्स फॉलो करने हैं, और वो रिश्वत भी लेने से मना कर देता है। मायूस होकर श्रीमती वहाँ से लौट जाती है। इधर श्रीराम हर रोज श्रीमती और अभिनव को साथ देखकर उदास होने लगता है। घर पहुंचकर श्रीमती अपने परिवार वालों को बताती है कि रूल्स के मुताबिक बार हाईवे से 500 मीटर दूर होना चाहिए, लेकिन हमारा बार तो पास में है। ये सुनकर श्रीराम टेप लेकर बार से हाईवे तक की दूरी मापता है। मापने पर ये सिर्फ 410 मीटर निकलती है। तभी श्रीराम को एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो कहता है, अगर हम बार के चारों ओर एक क्यू लाइक पाथवे बना दें तो हाईवे से दूरी 500 मीटर से ज्यादा हो जाएगी। ये सुनकर श्रीमती बहुत खुश हो जाती है और खुशी में श्रीराम को गले लगाकर किस भी कर देती है। इसके बाद श्रीमती तुरंत काम शुरू कर देती है। वो लोग बार के मेन डोर से शुरू करके गोल गोल घूमने वाला क्यू पाथ बनवाते हैं जो वापस मेन डोर पर आकर खत्म होता है। दूसरी तरफ अभिनव भी तय कर लेता है कि वो अपने दादाजी के साथ इसी गांव में रहेगा, क्योंकि उसके दादाजी साउथ अफ्रीका जाने के लिए तैयार नहीं है और वैसे भी वो अब श्रीमती से भी प्यार करने लगा है। बार का सारा काम खत्म होने के बाद श्रीमती अपने पुराने होटल के ओनर को बुलाकर उनसे रिबन कटिंग करवाती है। ओपनिंग डे पर वो जबरदस्त ऑफर रखती है, जिसकी वजह से गांव के बहुत सारे लोग बार में आ जाते हैं और पूरा बार भर जाता है। उसी समय अभिनव श्रीमती के पास आकर कहता है, मैंने सोच लिया है, अब मैं यहीं रहूंगा और अपने दादाजी की देखभाल करूंगा। ये सुनकर श्रीमती बहुत खुश हो जाती है कि अभिनव ने उसके लिए गाँव में रुकने का फैसला कर लिया है। इधर एक दिन श्रीराम एक लव लेटर लिखकर श्रीमती को देने की कोशिश करता है। लेटर देखकर श्रीमती हंसते हुए कहती है, क्या ये लेटर अभिनव ने दिया है? वैसे भी वो तो मुझसे सीधे आकर बात कर सकता है, तुमको देने की क्या जरूरत? ये सुनते ही श्रीराम झट से लेटर उसके हाथ से छीन लेता है और कहता है, ये मैंने नहीं लिखा, बस तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के लिए आया था। इस तरह बेचारा श्रीराम अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता और बात को टाल देता है। उधर केशव के पास वही आदमी आता है जिसने उसे एडवांस दिया था। वो गुस्से में धमकाता है कि तुम्हारी भतीजी ने बार खोल लिया है। ये सुनकर केशव इतना डर जाता है कि उसे हार्ट अटैक जैसा महसूस होता है। वो आदमी उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि उसको हार्ट अटैक नहीं आया है, बस गैस की प्रॉब्लम है, और फिर उसी दिन उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब एक दिन श्रीनिवास भी श्रीमती के बार पर आता है। बार के बाहर बने क्यू लाइक पाथवे का आइडिया देखकर वो काफी इम्प्रेस होता है और बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर श्रीमती का मैथ्स टीचर उसके बार पर आता है। वो धीरे से माफी मांगता है कि मुझे उस दिन ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आखिरकार ये भी तो एक बिजनेस है। श्रीमती मुस्कुराकर कहती है, मास्टर जी, मैंने सुना है आप रिटायरमेंट के बाद फ्री हैं। मेरे बार में कैशियर की कमी है,
अगर चाहें तो आप काम कर सकते हैं। मास्टर जी भी इसके लिए राजी हो जाते हैं और बार में नौकरी शुरू कर देते हैं। श्रीमती अपने कर्मचारियों को सैलरी के साथ बोनस भी देने लगती है। 3 महीने के अंदर ही वो आधा इन्वेस्टमेंट का पैसा कमा लेती है। इसी बीच श्रीमती की बहन कल्याणी संतोष नाम के लड़के से प्यार करने लगती है और उनकी भी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच में अचानक एक दिन गांव की औरतें श्रीमती के बार पर हमला कर देती हैं। वजह ये होती है कि उनके पति बार में आकर शराब पीते हैं और घर जाकर झगड़ा करते हैं। गुस्से में औरतें बार में घुसकर तोड़ फोड़ करती हैं और सब तहस नहस कर देती हैं। इसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है। जब श्रीमती छोटी बच्ची थी तब वो एक पिगी बैंक में पैसे जमा किया करती थी। उसका पासवर्ड था उसका बर्थ ईयर, लेकिन उसके पापा विश्वेश्वर राव हमेशा उसे बहलाकर उस पिगी बैंक से पैसे निकाल लेते थे। प्रेजेंट डे पर देविका और उसकी छोटी बहन कल्याणी किसी फंक्शन में खाने पीने का सामान पहुंचाने जाती हैं। वहाँ कुछ औरतें देविका को देखकर आपस में श्रीमती के बारे में गॉसिप करने लगती हैं। वो कहती हैं, लड़की होकर गांव में बार खोला और अब वो बार बंद भी हो गया। ये बातें सुनकर देविका चुप नहीं रहती। वो औरतों से कहती है, मेरी बेटी मेहनत करके कमा रही है, सारे घर का बोझ उठा रही है और वैसे भी शराब पीने वाले कहीं और जाकर भी पी सकते हैं। मेरी बेटी पर ऐसे इल्जाम मत लगाओ। अब उधर श्रीमती दरो बाबू के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन जाती है ताकि उन औरतों की शिकायत दर्ज करा सके जिन्होंने उसके बार पर हमला किया था। लेकिन फिर वो सोचती है कि ये सारी औरतें तो वही हैं जिन्हें उसने बचपन से देखा है, इसलिए उसका शिकायत करने का मन नहीं करता और वो घर वापस आकर बहुत रोने लगती है। श्रीमती को रोता देखकर उसकी माँ उसके पास आती है और उसे मोटिवेट करती है। माँ की बातें सुनकर श्रीमती हिम्मत जुटाती है और अगले दिन गाँव की सारी औरतों को अपने घर पर बुलाती है। वो उन्हें समझाते हुए कहती है कि देखिए, आप लोगों ने मिलकर मेरा बार बंद करवा दिया, लेकिन क्या आपके मर्दों ने शराब पीना छोड़ा? नहीं, वो अब पास के दूसरे गांव जाकर पीते हैं। अगर हमारे गांव में बार होगा तो आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि वो फटाफट घर वापस आ जाएंगे। दूसरे गांव जाकर शराब पीकर लौटते वक्त उनके साथ कुछ भी हो सकता है और वहां जाने में एक्स्ट्रा खर्चा भी आता है। ठीक है, मैं अपने बार में एक लिमिट रखूंगी। हर आदमी सिर्फ उतनी ही मात्रा में शराब पी पाएगा। अगर कोई उससे ज्यादा पिएगा तो मैं खुद उसे ऑटो से उसके घर छोड़ दूंगी। श्रीमती की इस शर्त को गांव की औरतें मान जाती हैं और उसके बार को दोबारा से रीओपन करने देती हैं। लेकिन इस लिमिट की वजह से बार का मुनाफा बहुत कम हो जाता है। इस बीच एक दिन श्रीमती का चाचा केशव उसके बार को देखने के लिए बार के बाहर आता है। बार के रूल्स को देखकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है, अरे श्रीमती ने पीने वालों के लिए लिमिट रख दी है, अब तो इसके पैसे कभी पूरे नहीं होंगे। वहीं एक दिन कल्याणी अपनी और संतोष की बातें श्रीमती से शेयर करती है। वो कहती है कि दीदी, जब तक तुम शादी नहीं करोगी मेरी भी शादी नहीं होगी। उधर दूसरी तरफ अभिनव के दादाजी धीरे धीरे कुछ चीजें भूलने लगते हैं। उम्र बढ़ने की वजह से उनकी मेमोरी कमजोर हो रही थी। ये देखकर अभिनव सोचने लगता है कि अब वो दादाजी को लेकर वापस साउथ अफ्रीका चला जाए और दादाजी भी इस बार मान जाते हैं। उसी शाम अभिनव श्रीमती से मिलता है और उसे प्रपोज करता है। श्रीमती ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अभिनव कहता है, मेरे दादाजी मेरे साथ जाने को तैयार हो गए हैं। देखो श्रीमती, मेरा बचपन का सपना था पायलट बनना और वो पूरा हो गया, लेकिन तुम्हारा सपना बार खोलना तो नहीं था। हम दोनों शादी करके साउथ अफ्रीका चलेंगे और वहाँ अपनी जिंदगी सेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ श्रीमती तुरंत मना कर देती है। वो कहती है, अभिनव, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जब तक मैं उन्हें पूरा नहीं कर लूंगी मैं शादी नहीं कर सकती। अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। इसके बाद जब श्रीमती घर लौटती है तो उसकी बहन कल्याणी रोते हुए कहती है, संतोष ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वो मुझसे छोटा है और उसके घर वाले हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। अगले दिन श्रीमती खुद संतोष के पास जाती है। वो उसे समझाती है कि अगर तुम दोनों में सच्चा प्यार है तो उम्र और जात पात का क्या फर्क पड़ता है। श्रीमती की बातें सुनकर संतोष मान जाता है और फिर से कल्याणी से बात करने लगता है। इस तरह दोनों का पैचअप हो जाता है। उधर बार का ये हाल होता है कि प्रॉफिट बहुत कम हो चुका है और काफी सारा स्टॉक पड़ा पड़ा खराब होने लगता है। उसी शाम एक शख्स श्रीमती के बार में आता है। वो अपने दोस्तों को कॉल करके कहता है, अरे बार तो बहुत ही मस्त है, तुम भी यहाँ आ सकते हो, यहाँ तो कॉकटेल्स भी मिलते हैं। थोड़ी देर के बाद एक बंदा चेहरे पर मास्क पहनकर बार में आता है। दोनों लोग कॉकटेल्स ऑर्डर करने लगते हैं। श्रीमती को उसकी आवाज जानी पहचानी लगती है। वो मास्क हटाती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मशहूर एक्टर नानी होता है। नानी को सामने देखकर श्रीमती खुशी के मारे बेहोश हो जाती है और उसी के ऊपर गिर जाती है। होश में आने के बाद नानी कहता है, दरअसल यहाँ गांव में थोड़ी शूटिंग थी इसीलिए मैं आया था और यहाँ आकर पता चला कि तुम्हारा बार बहुत फेमस है। श्रीमती झट से कहती है, अरे सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ,
आपको पता भी नहीं कि मैं कितनी बड़ी फैन हूँ। नानी मुस्कुराकर कहता है, लेकिन इस गांव में आपसे भी बड़ा एक फैन है जो मुझे रोज मेल करता है। श्रीमती शर्माते हुए कहती है, अरे सर, वो मेल्स मैं ही भेजती हूँ। ये जानकर नानी खुश होकर श्रीमती के साथ सेल्फी ले लेता है। इसके बाद सीन बदलता है और कोर्ट का माहौल दिखाया जाता है। वकील केशव से कहता है, केशव साहब, फिक्र मत करिए, हाल ही में आपको जो गैस स्ट्रोक हुआ था और आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, मैंने इस बात को हार्ट अटैक में कन्वर्ट करके कोर्ट में पेश किया है। आपकी हेल्थ को देखते हुए कोर्ट ने 1 महीना कम कर दिया है। अब श्रीमती के पास सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। इसके बाद कहानी वापस से फ्लैशबैक में चली जाती है, जिस समय प्रभाकर राव जिंदा था। उसी वक्त उसका बड़ा बेटा विश्वेश्वर राव बहुत सारा कर्जा लेकर गांव से भाग गया था। बैंक में चेक करने पर पता चलता है कि उसने करीब 30 लाख रुपए का कर्जा लिया था। तब केशव अपने पापा प्रभाकर राव से कहता है, पापा, आप जल्दी से वसीयत लिखकर ये घर मेरे नाम कर दीजिए। मैं इस घर को बेचकर भाई का कर्जा चुका दूंगा। लेकिन प्रभाकर राव साफ मना कर देता है। उसकी पत्नी कहती है, आप फटाफट वसीयत लिखकर प्रॉपर्टी बांट दीजिए। वैसे भी देविका की 2 बेटियां हैं। लेकिन प्रभाकर राव गुस्से में कहता है, मैं जो ठीक समझूंगा वही करूंगा। तभी एक दिन बच्चों के साथ खेलते खेलते प्रभाकर राव नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। श्रीमती को अब ये बात पता चल जाती है कि उसके पास सिर्फ 1 हफ्ता ही बचा है और उसे तुरंत 38 लाख रुपए की जरूरत है। वो अपने चाचा केशव के पास जाती है और थोड़ी मोहलत मांगती है, लेकिन केशव साफ मना कर देता है। इसी बीच अभिनव दोबारा श्रीमती के पास आता है और कहता है, श्रीमती, मैं साउथ अफ्रीका वापस लौट रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। श्रीमती दृढ़ होकर जवाब देती है, अभिनव, हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटी है। मेरे लिए भी मेरी फैमिली ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मेरा जवाब वही है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ये सुनकर अभिनव निराश होकर वहाँ से चला जाता है। शाम को जब श्रीमती अपने घर लौटती है तो देखती है कि उसका बाप विश्वेश्वर राव, जो 20 साल पहले भागा था, वो वापस आ चुका है। वो अपनी फैमिली से कहता है, कर्ज की वजह से मैं मिडिल ईस्ट भाग गया था। अब मुझे मेरी फैमिली चाहिए, इसलिए वापस आया हूँ। यहाँ फैमिली वाले उसे घर के अंदर तो आने देते हैं, लेकिन कोई उससे बात नहीं करता। सुबह होते ही श्रीराम ब्रश करते हुए उससे कैजुअली बात करने लगता है। ये देखकर श्रीमती गुस्से में श्रीराम को डांटती है, तुम उनसे बात मत किया करो। इसके बाद विश्वेश्वर राव श्रीमती के कमरे में जाकर उसका पिगी बैंक चेक करने लगता है। तभी श्रीमती अंदर आ जाती है और अपने पापा पर गुस्सा करने लगती है। विश्वेश्वर राव जवाब देता है कि अरे बेटा, मैं पहले जैसा नहीं रहा, अब बहुत बदल चुका हूँ। तुम्हारे लिए मैंने एक रिश्ता भी ढूंढा है, खानदान बहुत ही अच्छा है। उस रात विश्वेश्वर राव अपने छोटे भाई केशव के घर जाता है। केशव अपने बड़े भाई को देखकर हैरान रह जाता है। दोनों बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं और यूं ही बातें करने लगते हैं। इसी दौरान विश्वेश्वर राव को ये सच्चाई पता चलती है कि केशव ने झूठे पेपर्स बनाकर पिता से फर्जी सिग्नेचर के साथ कोर्ट में पेपर्स लगाए थे। विश्वेश्वर राव उसे धमकाता है कि अगर ये बात कोर्ट में साबित हो गई तो जेल पक्की है। मेरी बात मान लो, श्रीमती जितना पैसा तुम्हें देना चाहती है ले लो और हमारा पुश्तैनी घर उसके नाम कर दो, वरना मैं कोर्ट जाऊंगा। ये सुनकर केशव डर जाता है और अगले दिन खुद श्रीमती के पास आकर कहता है कि बेटा, तुम्हारे पास जितना पैसा है उतना दे दो, बाकी बाद में दे देना। ये सुनकर श्रीमती हैरान हो जाती है और खुश भी। अगले दिन दोनों लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं और केशव पुश्तैनी घर श्रीमती के नाम कर देता है। श्रीमती भी जितने पैसे उसके पास होते हैं अपने चाचा को दे देती है और आखिरकार 20 साल बाद श्रीमती की फैमिली फिर से अपने पुश्तैनी घर में दाखिल होती है। वहीं घर के फर्श के नीचे श्रीमती को एक खुफिया बक्सा मिलता है। उस बक्से पर पासवर्ड लगा होता है, जो और कुछ नहीं बल्कि श्रीमती का बर्थ ईयर होता है। श्रीमती जब उसे खोलती है तो उसमें वसीयतनामा मिलता है, जो प्रभाकर राव ने मरने से पहले लिखा था। लेकिन उस पेपर को पढ़कर श्रीमती गुस्से में उसे फाड़ देती है। इसी बीच जिसने केशव को पैसे एडवांस दिए थे, वही आदमी घर आकर उससे झगड़ा करने लगता है कि मेरे पैसे वापस दो। तभी श्रीमती बीच में बोलती है, चाचा जी, अब से वो बार मैं और आप मिलकर चलाएंगे। उसमें जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से थोड़ा थोड़ा करके इनके पैसे लौटा देंगे। ये सुनकर उसका चाचा केशव भी बहुत खुश हो जाता है। दूसरे दिन जब सब लोग बार में पहुंचते हैं तो केशव श्रीमती से कहता है, फनी और मनी इतने टैलेंटेड नहीं है, 2000 के बदले ये लोग 500 के नोट ले लेते हैं। श्रीमती ये सुनकर हैरान हो जाती है और सीधे फनी और मनी से पूछती है, तुम दोनों ऐसा क्यों करते हो? तो फनी और मनी बताते हैं, अगर हमने पापा के साथ वो गेम खेलना बंद कर दिया और सीधा 2000 का नोट ले लिया तो अगली बार पापा हमारे साथ गेम ही नहीं खेलेंगे, फिर हमें पॉकेट मनी भी नहीं मिलेगी। खैर, इसी के बाद कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जहां इसी रात विश्वेश्वर राव के पास एक कॉल आता है। फोन पर एक आदमी कहता है, अब तो वो घर तुम्हारी बेटी के नाम हो गया, अब तुम क्या करोगे? विश्वेश्वर राव ठंडी हंसी के साथ जवाब देता है
घर अपने नाम कैसे करना है ये मुझे अच्छी तरह से आता है, तुम फिक्र मत करो। इसी काम के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। और इसी के साथ ये पहला सीजन यहीं खत्म हो जाता है। अब सारे राज सीजन 2 में खुलेंगे कि विश्वेश्वर राव असल में इतने सालों बाद क्यों लौटा। क्या वो फिर से घर को हड़पने की कोशिश करेगा? अभिनव का क्या हुआ? क्या वो सच में वापस साउथ अफ्रीका चला जाएगा या लौट कर आएगा? और सबसे बड़ी बात, श्रीमती क्या श्रीराम के प्यार को पहचान पाएगी? आखिरकार वो शादी किससे करेगी? ये सब जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा सीजन 2 का। तो अगर आपको भी ये सीरीज पसंद आई हो और आप इसका सीजन 2 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सीजन 2 आते ही हम अपने चैनल पर जरूर अपलोड करेंगे। बाकी एक बार हमारे कोरियाई ड्रामा चैनल पर भी विजिट जरूर करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।